हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के बुक से एक नया अध्याय समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम सबसे पहले समांतर श्रेणी के परिभाषा के बारे में जानेंगे कि समांतर श्रेणी की परिभाषा होती क्या है। तो ये जो नया अध्याय है हमारा, अध्याय 5, समांतर श्रेणियां। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एपी कहते हैं। समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके परिभाषा को जानेंगे कि इसकी परिभाषा होती क्या है। समांतर श्रेणी, तो इसका परिभाषा है संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने अथवा जोड़ने पर प्राप्त होता है। जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। 2, 4, 6, 8 इस तरीके से एक हमारी संख्याओं की सूची है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो 4 है ये संख्या, इसका पूर्व पद क्या है? 2 है। तो इस पूर्व पद में कितना हम जोड़े हैं कि 4 प्राप्त हुआ है। तो अगर 2 में हम 2 को जोड़ देते हैं तो यह 4 प्राप्त हो जाता है। फिर 4 का अगला पद क्या है? 6 है। फिर अगर हम 4 में फिर 2 को जोड़ते हैं तो ये 6 प्राप्त हो जाता है। फिर 6 में अगर 2 को जोड़ते हैं तो ये 8 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये चलता जाता है। तो यही हमारा क्या है? समांतर श्रेणी है। इसमें जो है, जो संख्या हम बार बार जोड़ते हैं उस संख्या को हम सार्व अंतर कहते हैं। इसे हम d से दर्शाते हैं। अब इसमें देखिए, ये d बराबर हमारा क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि 2 जो है हम बार बार हम जोड़ रहे हैं, तब इसका अगला पद हमें प्राप्त हो रहा है। इसमें प्रथम पद क्या है हमारा? इसे हम a से निरूपित करेंगे। प्रथम पद को a से निरूपित करेंगे। यहाँ पर ये 2 है और ये हमारा दूसरा पद a2, इसे हम a1 दर्शा देते हैं। a1 बराबर 2, a2 बराबर हो जाता है 4। इसी प्रकार ये तीसरा पद है, a3 बराबर 6 है, ये a4 बराबर 8 है। ये इस समांतर श्रेणी के पद हैं। अब हमें अगर d ज्ञात करना है तो d बराबर होता है a2 माइनस a1। अगर हम इसके दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो ये हमारा d प्राप्त हो जाता है। अब इसमें a2 क्या है? 4 है।
4 में से हम 2 को घटा दें तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा 2। तो यही हमारा क्या है, सार्व अंतर है। अब जितना भी इसमें सार्व अंतर होगा सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तभी यह समांतर श्रेणी मानी जाती है। अब इसमें हम नोट लिख लेते हैं। ये जो सार्व अंतर है इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अंग्रेजी में इसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो ये सार्व अंतर जो है यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ये सार्व अंतर जो है ये धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ये जो सार्व अंतर हमारा है कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी से दिखाते हैं, तो ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और यह शून्य भी हो सकता है। अब हम समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जानेंगे। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जिसे कहते हैं जनरल फॉर्म। इसका व्यापक रूप होता क्या है, देखिए ये ए होता है, ये प्रथम पद, दूसरा पद होता है ए प्लस डी और तीसरा पद होता है ए प्लस 2d। इस तरीके से चौथा पद ए प्लस 3d। इस तरीके से ये चलता जाता है। ये जो है हमारा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। इस प्रकार इसमें कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे उदाहरण नंबर 1 है और यहाँ पर ये उदाहरण नंबर ये 2 दिया है। इन दोनों उदाहरण को आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो अच्छे तरीके से प्रश्नावली समझ में आएगी। तो हम प्रश्नावली पर आ जाते हैं। इस प्रश्नावली के सारे प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जो प्रश्नावली 5.1 है, इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, इसमें 3 प्रश्न है। तो इसमें कह रहा है इस प्रश्न के द्वारा जो संख्याओं की सूची बनेगी वह एपी में है या नहीं है। यदि एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो वो क्यों है। तो हम इसके पहले प्रश्न पर आते हैं, जिसमें दिया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो इस प्रश्न से हमें एक संख्याओं की सूची बनाना है और ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, यदि है तो क्यों है। तो ये है हमारा प्रश्नावली 5.1 पहला प्रश्न, पहले प्रश्न का पहला प्रश्न। तो इसमें दिया है प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किमी, किमी का मतलब किलोमीटर का किराया। जब टैक्सी जो है 1 किलोमीटर चल रही है तो उसका किराया यहां पर दिया है 15 रुपए। फिर यहां पर कह रहा है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बराबर यहां पर दिया है 8 रुपए। यदि 1 किलोमीटर व्यक्ति जा रहा है तो वहां पर 15 रुपया देगा और उसके बाद यदि अतिरिक्त किलोमीटर जा रहा है तो प्रत्येक किलोमीटर 8 रुपए के हिसाब से उसे देना पड़ेगा।
अब यहाँ पर जब दूसरा किलोमीटर टैक्सी चलेगी, यहाँ पर लिखेंगे दूसरे किमी का किराया, दूसरे किलोमीटर का किराया। तो हम क्या करेंगे, इस 15 में 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। 23 रुपये किराया लगेंगे। यदि हम तीसरे किलोमीटर में देखें तो तीसरे किलोमीटर का किराया, फिर ये क्या होगा, 23 में फिर ये अतिरिक्त किराया जो है, 23 में जो ये अतिरिक्त किराया 8 रुपया है, फिर ये जुड़ जाएगा। तो 8 3 11 2 1 3, ये 31 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार संख्याओं की सूची हमारी क्या बनेगी, संख्याओं की सूची। यहां पर देखिए ये 15 हो जाएगा, फिर ये 23 होगा, फिर ये 31 होगा। इस तरीके से ये चलता जाएगा। अब हमें ये बताना है, ये जो संख्याओं की सूची है ये एपी में है कि नहीं, ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसमें हम देखते हैं, ये A1 क्या है, हमारा प्रथम पद 15 है, और ये द्वितीय पद A2 कितना है, 23 है, और ये A3 कितना है, 31 है। अब इसमें हम सार्व अंतर निकालते हैं। सार्व अंतर, ये D1 बराबर निकालेंगे। जब हम D1 निकालेंगे तो ये A2 में से A1 यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, यानी A2 माइनस A1। तो यहां पर दूसरा पद क्या है हमारा, 23 है, 23 में से 15 को घटा देंगे तो ये 8 बचेगा। फिर हम यहां पर सार्व अंतर D2 यदि निकालते हैं तो इसमें क्या करेंगे, हम तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, यानी A3 माइनस A2। तो A3 हमारा कितना है, 31 है, 31 में से हम ये 23 को घटा देंगे तो यहां पर हमारा आ गया 8। अब यहां पर देख रहे हैं हम, ये D1 और D2 दोनों बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2, ये बराबर कितना आया, सब में हमारा 8 आ रहा है, बार बार 8 रुपए किराए में जुड़ रहा है प्रत्येक किलोमीटर यदि बढ़ रहा है तो जब ये D1 और D2 आपस में बराबर हो गया तो लिखेंगे इसलिए संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी में है। ये जो सूची है ये किसमें है, समांतर श्रेणी में है। इसी प्रकार इस प्रश्न को हल किया जाएगा। अब हम यहां पर दूसरे प्रश्न पर आते हैं। इसमें दिया है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हमें यह बताना है कि ये जो संख्याओं की सूची बनेगी ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो हम इसका दूसरा प्रश्न हल करते हैं। अब यहां पर हम सपोज कर लेते हैं एक फिगर के थ्रू, ये मान लेते हैं एक हमारा सिलेंडर है, इसमें क्या है, हवा भरा है, इसमें जो है हवा भरा है। तो इसमें जो हवा है इसका आयतन क्या है, हम मान लेते हैं V है। इसमें एक पंप लगा हुआ है जो कि एक बार में क्या करता है, इस हवा का जो आयतन है इसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। फिर दूसरी बार क्या करता है, जो शेष हवा बचता है उसमें का फिर 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इस प्रकार से ये संख्याओं की सूची बनेगी। तो हम लिखेंगे, माना बेलन में हवा का आयतन बराबर V, जो इस बेलन में हवा का आयतन है V। अब यहां पर लिखेंगे
प्रथम बार पंप द्वारा, पहली बार पंप द्वारा बेलन से निकाली गई हवा। तो इसमें जो है 1/4 भाग हवा बाहर निकाल दिया जा रहा है, यानी 1/4 भी हो जाएगा, 1/4 भी। अब इसमें जब 1/4 भी निकल जा रहा है तो बेलन के अंदर शेष कितना हवा बच रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे फिर बेलन में शेष हवा। अब यहाँ पर बेलन में भी हमारा हवा था, तो भी में से हम क्या करेंगे, 1/4 भी हवा बाहर निकल गया, तो बेलन में शेष कितना हवा बचेगा, भी में से 1/4 भी को हम घटा देंगे तो मिलेगा 4v माइनस v/4, ये आ जाएगा 3/4 v। और फिर क्या है, बेलन में 3/4 भी हवा बचा। फिर दूसरी बार यहाँ लिखेंगे, दूसरी बार पंप द्वारा बेलन से निकाली गई हवा। अब जो ये बेलन में 3/4 भी जो हवा बचा है, इसका फिर 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जा रहा है, यानी 3/4 भी का फिर 1/4 भाग, तो ये मिलेगा क्या, 3/16 भी हो जाएगा। और फिर बेलन में शेष हवा, शेष हवा कितना बच रहा है। अब बेलन में हमारा हवा कितना था, 3/4 भी। अब इसमें से हम ये 3/16 भी हवा निकल गया, तो बचा क्या, यहाँ पर हम 16 एलसीएम लेंगे, ये 4 चौका 16 और 4 3 12, ये भी हो जाएगा, और माइनस ये 3 भी, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 12 में से 3 निकल जाएगा, ये 9/16 भी। बेलन में कितना हवा बचा, 9/16 भी। फिर तीसरी बार ये पंप द्वारा बेलन से निकाली गई हवा। अब बेलन में कितना हवा बचा था, 9/16 भी, तो 9/16 भी का फिर 1/4 भाग हवा बाहर निकाल दिया जा रहा है, तो बचेगा कितना, 9/64 भी, इतना हवा बच गया। अब यहां पर हम सूची को बना लेते हैं। यहाँ आप लिखेंगे, ये पंप द्वारा निकाली गई हवा की सूची। इसकी सूची क्या बनेगी, अब देखिए पहली बार कितना हवा निकल रहा है, 1/4 भी, 1/4 भी। दूसरी बार फिर कितना हवा निकला, 3/16 भी। और तीसरी बार कितना हवा निकला, 9/64 भी। इस प्रकार इस निकाली गई हवा की सूची बन गई। अब हमें यह पता करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो अब यहां पर हम देखते हैं, ये प्रथम पद कितना है, 1/4 भी है, द्वितीय पद 3/16 भी, और तृतीय पद 9/64 भी। तो हम सार्व अंतर निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, सार्व अंतर D1 बराबर 3/16 भी माइनस 1/4 भी। ये 3/16 भी में से हम 1/4 भी को घटाएंगे, तो यहाँ पर 16 और 4 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 16, और 16 एकम 16, और 1 का गुणा हम 3 में करेंगे तो ये 3 भी हो जाएगा, और माइनस 4 चौका 16, और 4 एकम ये 4 भी होगा। अब इसमें से हम
4 भी में से 3 भी को जब हम घटाएंगे तो -1/16 भी होगा। ये हमारा सार्व अंतर D1 बराबर निकल करके आ गया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे D2 बराबर, तो हम यहाँ पर इस तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे, यानी 9/64 भी में से 3/16 भी को हम घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 9/64 भी माइनस 3/16 भी। तो यहाँ पर 64 और 16 का हम एलसीएम निकालेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 64, 64 एकम 64, एक का गुणा हम 9 में करेंगे तो ये 9 भी, अब -16 चौका 64 और 4 तियाँ 12 ये भी होगा। अब यहाँ पर हम 12 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमारा -3/64 भी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं D1 बराबर आ गया -1/16 भी और D2 बराबर आ गया -3/64 भी, जो दोनों बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ये D1 जो है D2 के बराबर नहीं है, इसलिए सूची समांतर श्रेणी में नहीं है। अब हम इसके प्रश्न संख्या 3 पर आ जाते हैं, जिसमें दिया है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो हमें यहाँ पर संख्याओं की सूची बनाना है और ये बताना है कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। ये प्रश्न संख्या 3 है, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम बार खुदाई की लागत, जब पहली बार हम खुदाई वहां पर हुआ है तो उसकी लागत कितना आया 150 रुपये। दूसरी बार खुदाई की लागत कितना आया, अब इसमें 50 रुपया बढ़ गया तो ये बराबर हो गया 200 रुपये। पुनः इसी प्रकार तीसरी बार खुदाई की लागत, फिर इसमें 50 रुपया बढ़ गया, यानी 200 रुपया था, फिर ये 50 रुपया बढ़ गया, बराबर ये हो गया 250 रुपया। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः सूची, अब इसकी सूची क्या बनेगी हमारा, ये 150 कामा लगा करके 200, फिर कामा लगा करके फिर 250, इस प्रकार संख्याओं की सूची बनेगी। अब इसमें हम देख रहे हैं प्रथम पद क्या है, ये प्रथम पद जो है A1 बराबर 150 है और यहाँ पर A2 बराबर क्या है 200 है और A3 बराबर है 250। तो हम यहाँ पर D1 बराबर निकालते हैं, तो यहाँ पर D1 बराबर हो जाएगा, ये दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाएंगे, यानी 200 में से हम 150 को घटा देंगे तो आएगा हमारा 50। अब यहाँ पर हम D2 बराबर निकालेंगे, D2 बराबर हमारा आएगा 250 में से हम क्या करेंगे 200 को घटा देंगे, 250 माइनस 200, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये D1 और D2 दोनों बराबर है, दोनों 50-50 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर 50, दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, इसलिए सूची समांतर श्रेणी में है। ये जो सूची बना है ये समांतर श्रेणी में है। हम इसके चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं। चौथे प्रश्न में दिया है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमें यहाँ पर मिश्रधन निकालना है। तो ये प्रश्न संख्या
4 है। तो यहां पर मूलधन क्या दिया है, मूलधन ये P बराबर 10,000 रुपये और दर क्या दिया है, R बराबर 8% वार्षिक। तो मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है, मिश्रधन बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पर पावर n, ये हमारा फार्मूला होगा। यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन कह रहा है, तो पहले वर्ष का मिश्रधन, तो पहले वर्ष का मिश्रधन क्या होगा, P के जगह पर 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस R की जगह पर 8/100 पर पावर, पहला वर्ष है तो इस पर पावर 1 ही रहेगा। इसे काट देते हैं, 4 दूना 8, 4 पचीसम 100, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 10,000 और ये 25 एकम 25 2 27, ये मिलेगा 27/25। इस तरीके से 25 चौका 100 और ये 400, और इसमें हम 27 का गुणा कर दें तो 4 सते 28 और 4 दूना 8 2 10 और ये 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 10,800 रुपये होगा। इसी तरीके से दूसरे वर्ष का मिश्रधन, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 10,000 अब ब्रैकेट में 1 प्लस 8/100 पर पावर 2 हो जाएगा। तो ये 10,000 ये काट दीजिए, 4 दूना 8 और 4 पचीसम 100, तो ये हो जाएगा 25 एकम 25 2 27, ये 27/25 पर पावर 2। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ये 10,000 गुणे ये 27/25 गुणे 27/25, इसे काटेंगे, 25 चौका 100, ये 400, फिर ये 25 से 400 को काटेंगे 16 बार में, और ये 27 में 27 का गुणा करेंगे, फिर 16 का गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 11,664 रुपये। ये दूसरे वर्ष का मिश्रधन हो गया। फिर तीसरे वर्ष का मिश्रधन, तो ये क्या होगा, 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस ये 8/100 और पावर 3 हो जाएगा, तो काट देंगे, 4 दूना 8, 4 पचीसम 100, तो यहाँ पर मिलेगा 10,000 ब्रैकेट में 27/25 पर पावर 3। इसे लिखेंगे 10,000 गुणे 27/25 गुणे 27/25 गुणे 27/25, यहाँ पर काट देते हैं, ये 25 से 25 चौका 100, 400 बार, फिर 25 से ये 16 बार में कटेगा। अब बराबर, अब यहाँ पर 16 गुणे 27 गुणे 27 गुणे 27 जब हम करेंगे तो ये आएगा हमारा 31, 49, 28 और बटे 25। अब इसमें जब हम 25 का भाग देंगे तो ये आएगा 12,597.1 रुपए। अब हमें ये चेक करना है कि ये मिश्रधन समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः मिश्रधन की सूची। अब पहली बार हमारा मिश्रधन कितना आया, 10,800। फिर दूसरी बार कितना आ गया, 11,664, 11,664, और तीसरी बार कितना आ गया, 12,597,
0.1। इसी तरीके से ये मिश्रधन बढ़ता गया। तो यहाँ पर हम D1 निकालेंगे। D1 बराबर इसमें से घटाएंगे 11,664 में से 10,800 निकाल देते हैं तो बचेगा क्या, ये 4, 6, 16 में से 8 निकलेगा, 8 यहाँ 0 बचा, यानी 864 बचेगा। फिर हम D2 निकालते हैं तो ये 12,597.1 में से हम निकालेंगे 11,664। यहाँ दशमलव हम 0 लगा सकते हैं तो यहाँ 0.1 हो गया, 7 में से 4 निकलेगा 3, 9 में से 6 निकलेगा 3 और ये 15 में से 6 निकलेगा 9, यानी 933.1 आ गया। तो ये देख रहे हैं D1 और D2 आपस में बराबर नहीं है तो लिखेंगे चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए सूची समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इस प्रकार इस प्रश्नावली का पहले प्रश्न में जो 4 प्रश्न थे सभी हल हो गए।